नमस्कार। आज 17 फरवरी है और आज की एक सूचना तो ये है कि मेरी किताब का दूसरा संस्करण, जो कि वैसे ही लगभग ख़त्म हो चुका है। 5,000 प्रतियों का पहला संस्करण था, वो भी ख़त्म हो गया। 5,000 प्रतियों का दूसरा संस्करण था, वो भी लगभग ख़त्म होने को है। लेकिन जैसे प्री बुकिंग में ही आप सारी किताबें पढ़ गए पहले संस्करण की, फिर भी एक औपचारिक विमोचन हमने विश्व पुस्तक मेले में 12 तारीख को किया था, वैसे ही एक दूसरे संस्करण का औपचारिक लोकार्पण आज 4 बजे विश्व पुस्तक मेले में हो रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हों और आसपास हों तो अनबाउंड के स्टॉल पर आइएगा। और आपसे यह भी बताते हुए खुशी है कि अनबाउंड की मेरी किताब अभी भी अमेजन की किताबों की वैश्विक रैंकिंग में टॉप 5 में बनी हुई है। लगभग 10,000 प्रतियां बिक चुकी हैं। अगर आपने अब तक ये किताब न मंगाई होगी तो कमेंट बॉक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे मंगा सकते हैं, घर बैठे मंगा सकते हैं। अगर आपको 25, 50, 100 किताबें या उससे ज़्यादा मंगानी है, जो कई बार लोग फ़ोन करके मांग रहे हैं, तो अनबाउंड का एक नंबर है जो व्हाट्सएप पर नीचे आपको दिख रहा होगा। इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो वो सीधे आपसे संपर्क करेंगे। बहरहाल ये किताब आपके हाथों तक गई, खेत खलियानों में लोग पढ़ने लगे, छोटे छोटे हस्तशिल्प कुटीर उद्योग के लोग हाथ में लेकर पढ़ रहे थे, नौकरी पेशा लोग, नौजवान, छात्र, तमाम लोगों के हाथ में, बुजुर्ग माओं और बहनों के हाथ में जब ये किताब देखा तो मुझे लगा कि ये किताब सार्थक हो रही है। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अभी भी तमाम लोगों के फ़ोन मैसेज आ रहे हैं, लोग टिप्पणियाँ लिख रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि उनके अपने जीवन के अनुभव से जुड़ी हुई बातें मेरी इस प्रोफेसर की डायरी में मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आप भी एक बार सोच कर बताइएगा कि कौन से किस्से आपको अपने जीवन के ज़्यादा करीब लगे। उच्च शिक्षा के होने से हमारा होना है, उसके बर्बाद होने से हमारी बर्बादी की दास्तानें जुड़ी होंगी, इसलिए हम ये किस्सा कह रहे हैं और आपको पढ़ना चाहिए, इसकी गुजारिश भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आज 17 फरवरी है और आज जननायक कर्पूरी ठाकुर और अब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को याद करने का दिन है। आज ही के दिन साल 1988 में जिस वक्त कर्पूरी ठाकुर इस दुनिया को अलविदा कह गए, आज वो भारत रत्न है। हम सबको गर्व है, नाज है, फ़क्र है अपने पुरखे पर, जिन्होंने समाजवाद को जिया है, विचारों से लेकर अपने आचरण में। लेकिन गालियां देने वाले लोग आज उनका सम्मान कर रहे हैं, भले ही चुनावी राजनीति के लाभ के चलते कर रहे हैं, मगर सम्मान तो सम्मान है। एक बार विचार करना चाहिए कि आरक्षण लागू करने मात्र से जितनी गालियां कर्पूरी ठाकुर ने खाई, उतना इस देश के और किसी नेता को गाली दी गई क्या? जरा आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतनी गालियां किसी और नेता को खाने को मिले? ये एक जननायक का होने का मतलब है और इसके चलते यह एक आज़ाद भारत का इतिहास है कि इस इतिहास में ऐसे लोग भी गाली खाए जिन्होंने इंसानियत का काम किया। सद्बुद्धि आई है, भले ही वोट चाहिए केवल इतने मात्र से कि पिछड़े समुदाय के लोग हमें वोट देते हैं, तो जो लोग कल चौधरी चरण सिंह के और कर्पूरी ठाकुर के विरोध में थे वो आज उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं। साथ में उन्हें भी भारत रत्न दे रहे हैं जो इस देश को मंदिर मस्जिद के झगड़े में उलझा कर चले गए। अब कैसे इन दोनों को एक जगह खड़ा करके देखेंगे आप? लेकिन ये इस देश की सच्चाई है। एक तो ये पहलू इस पूरे देश का बहस का है। दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर को याद करने के बहाने इस बात पर विचार होना चाहिए कि आज अगर कर्पूरी ठाकुर होते तो क्या कर रहे होते। मेरा पूरा मानना है कि आज अगर कर्पूरी ठाकुर होते तो वो आरक्षण को ख़त्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होते। आज अगर कर्पूरी ठाकुर होते तो संविधान को बदलने की बात करने वाली भाजपा के खिलाफ खड़े होते। आज अगर कर्पूरी ठाकुर होते तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वालों के खिलाफ खड़े होकर संविधान का राष्ट्र बनाने की बात करते। आज अगर कर्पूरी ठाकुर होते
तो पूरे देश में शिक्षा, रोजगार, जमीन, संपत्ति, इन सब को निजी हाथों, 2-4 उद्योगपतियों के हाथों में बेचने के खिलाफ आंदोलन कर रहे होते, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर एक समाजवादी विरासत के नेता थे। कर्पूरी ठाकुर सबको बराबरी और सबको न्याय की बात किया करते थे। इसलिए आज कर्पूरी ठाकुर को याद करना केवल दिखावा करने का मात्र नहीं है। आज कर्पूरी ठाकुर होते तो कहते कि अति पिछड़ों को आरक्षण चाहिए, इसलिए केवल ओबीसी को बांटने की नियत मात्र से और थोड़े से ओबीसी को विलन बना करके सारा हक यही खा गए। इस झूठ से ओबीसी को लड़ाने की बजाय अति पिछड़ों के साथ अगर वाकई न्याय करना है तो जातिगत जनगणना करके जिसको जिसका जितना हक है उसे उसका उतना हक देने की कोशिश की जाए, न कि यह कहा जाए कि जाति तो होती ही नहीं। जाति तो केवल गरीब और अमीर की होती है, जाति तो केवल किसान, महिला और नौजवान की होती है। नहीं, जाति है और जाति के नाम पर गैर बराबरी है। ओबीसी समाज के लोगों को इस बात की समझ है, और मैं पिछले दिनों जब एल्गार परिषद के कार्यक्रम में गया तो मैंने ये पाया कि वहाँ पर ओबीसी समाज में कई और जातियों को शामिल करने की लड़ाई, तो मराठा को ओबीसी से लड़ा दो, जाट गुज्जर को ओबीसी से लड़ा दो, अति पिछड़े को बाकी जातियों से लड़ा दो। यह झगड़ा इसलिए किया जा रहा है कि सारे ओबीसी का हक मारा जा सके, वरना अति पिछड़े समुदाय को हक देने का सीधा सा एक फॉर्मूला है जाति जनगणना, और उसके लिए अगर जरूरत पड़े तो बांटिए आरक्षण को, इससे किसी को गुरेज नहीं होगा। लेकिन किस आधार पर बंटेगा? किसी पूर्वाग्रह, नफरत या राजनीति के आधार पर नहीं बंटेगा, आंकड़े के आधार पर बंटेगा। बिहार ने जातिगत जनगणना कराई और बिहार का एक सैंपल हमारे सामने है। वहां पिछड़ा वर्ग और ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है और उसका लाभ दिखता है, और इसका किसी ने कभी विरोध नहीं किया। बंटना चाहिए और अति पिछड़े समुदाय को उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन अति पिछड़े समुदाय के मन में केवल इस बात की नफरत भर करके कि ओबीसी की कुछ एक लोगों ने ही सारा हक मार लिया, लेकिन कभी ये नफरत भरने वाले ये नहीं बताएंगे कि चाहे मंडल आंदोलन की लड़ाई हो, 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई हो, जिनको विलन बनाया जा रहा है उन्होंने ओबीसी की भी लड़ाई लड़ी है ना। जहां भी वो हैं वो लड़ रहे हैं, वो आपके भी विलन बनाए जा रहे हैं और वो सवर्ण तबके के विलन तो हैं ही। इस विलन बनाने के खेल वाले चाहते हैं कि आप आपस में ही घर के भाई को ही अपना दुश्मन माने और सारी जमीन कोई और हड़प कर लेके चला जाए। इसलिए न्याय का तकाजा यह कहता है कि जाति जनगणना आज ही घोषित हो, यह कर्पूरी ठाकुर के प्रति सम्मान होगा, और उस जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करके पिछड़े समुदाय, अति पिछड़े समुदाय, गरीब, कमजोर, मजलूम का उसको उसके हिस्से का हक दिया जाए। आज कर्पूरी ठाकुर होते तो कड़ा विरोध करते कि सदन में कहते हो कि सबसे बड़ा ओबीसी नहीं दिख रहा, और रैलियों में आकर, नीतियों में आकर कहते हो कि जाति जनगणना नहीं कराएंगे। इसका विरोध कर रहे होते और भारत रत्न लौटा देते ऐसे ओबीसी के हक मारों को, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर उसूलों और सिद्धांतों का पर्यायवाची नाम है। वो वोट की राजनीति का एक मोहरा मात्र नहीं है। इसलिए हम कर्पूरी ठाकुर को जब याद करते हैं तो ये देखते हुए कि ये वो समाजवादी पौधे हैं जिन्होंने इस देश में समता, न्याय, बंधुता की लड़ाई लड़ी, और उस कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई को लड़ने के लिए आज जो जाति जनगणना का विरोध कर रहा है वो न तो समाजवादी है, न तो वो संविधानवादी है, न तो वो आइडिया ऑफ इंडिया को मानता है, न तो वो चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के उसूलों, सिद्धांतों का सम्मान करता है। इसलिए केवल जाति के नाम पर कौन ओबीसी है, अपनी अपनी जाति के नेता पैदा करके उन जाति के नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है, और पॉलिटिकल पार्टियां कई बार इसका इस्तेमाल करती हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता। सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री हमने बना दिए, सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद हमारे, सबसे ज्यादा ओबीसी कैबिनेट मंत्री हमारे, और सबसे ज्यादा आपने किया तो जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? आपके रहते 4% प्रोफेसर ओबीसी के पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में क्यों हैं? आपके रहते देश के 500 टॉप बिजनेसमैन में एक भी ओबीसी है क्या? अगर हो तो जरा उसका नाम सार्वजनिक करें। देश कौन चला रहा है, वहां ओबीसी कितने हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी कितने हैं?
अच्छा छोड़ो ना, सबसे बड़े ओबीसी प्रधानमंत्री, अगर आप कर्पूरी ठाकुर का सम्मान करते हैं तो एक सवाल का जवाब दे दें। 340 से ज्यादा, अब तो आंकड़े भी नहीं आ रहे हैं, लगभग 350 लेटरल एंट्री से आपने सेक्रेटरी रैंक के सीधे आईएएस बनाए, सीनियर आईएएस सेक्रेटरी रैंक के। कितने ओबीसी बनाए? मैं दावे से कहता हूं कि उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं है, और अगर है तो केंद्र सरकार पब्लिक डोमेन में उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दे। इस देश में लगभग 600 से, अगर एडेड और डीम्ड यूनिवर्सिटी को मिला लें तो 1000 कुलपति होंगे ना इस पूरे देश में, और ओबीसी के कुलपति 500 होने चाहिए, अति पिछड़े कुलपति कम से कम 250-300 होने चाहिए। तुम ओबीसी कितने कुलपति हैं इस देश में, यही आंकड़े बता दो। सबसे बड़े ओबीसी महोदय, हम आपसे यह जानना चाहते हैं। एम्स के, आईआईएम्स के डायरेक्टर, उनके चांसलर, उनके जो है सबसे बड़े प्रशासनिक पदों पर कितने लोग बैठे हैं, जरा इसका आंकड़ा बता दो। यह है कर्पूरी ठाकुर का सम्मान। और आप न तो जाति जनगणना कराओगे और न तो इसके आंकड़े बताओगे, तो इसका मतलब यह कि आप केवल वोट के नाम पर छलावा कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि उत्तर भारत की राजनीति में, दक्षिण भारत में पिछले दिनों गया एल्गार परिषद का एक कार्यक्रम था, ओबीसी वहां पर जाति जनगणना के लिए आंदोलन कर रहा है। बिहार में तो जाति जनगणना करवा दी गई, और अब तेजस्वी यादव ने यह कोशिश की है कि वो फिर से जन विश्वास यात्रा निकालेंगे और जातिवार जनगणना की बात करेंगे, पूरे देश के लोगों को समझाएंगे कि जातिवार जनगणना जातियां गिनने का मात्र नहीं है साधन, वह न्याय का एक रास्ता निकालेगी। उत्तर प्रदेश में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना की पैरोकारी करती हैं। आदरणीय बहन मायावती जी हैं या आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, दोनों लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। बिहार ने तो जाति जनगणना करा दी और उसके आंकड़े पूरे देश के सामने रखकर एक रास्ता भी खोल दिया कि अगर ऐसे आप जातिवार जनगणना करेंगे तो गरीब को भी पहचान लेंगे, बेघर लोगों को भी पहचान लेंगे, उनको घर बनाने का पैसा भी दे सकते हैं, बेजमीन लोगों को पहचान लेंगे, उनको जमीन आवंटित कर सकते हैं। यह है जातिवार जनगणना। आज भी इस देश में खुली बहस इस बात पर नहीं होती कि जातिवार जनगणना का लाभ क्या है। केवल उसके नाम के आगे जाति लिखा है, तो इतने मात्र से जो जातिवादी लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि जातिवादी है जातिवार जनगणना, और जाति जनगणना की बात करना जातिवाद को बढ़ावा देना है। ये इस देश के हाल है। पत्थर में क्या है, प्राण है कि नहीं, ये पहचान लेता है ये देश। गोबर में विज्ञान है कि नहीं, ये पहचान लेता है ये देश। लेकिन यह देश ये नहीं पहचान पा रहा है कि सबसे बड़ी समस्या इस देश की जाति है, और जाति के नाम पर तमाम जातियां ऐसी हैं जिनको उनका हक नहीं मिला। और इस देश के प्रधानमंत्री जब मन करेगा अपनी जाति बताकर ओबीसी ओबीसी कहेंगे, लेकिन जब जनगणना की बात आएगी तो कहेंगे जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। इस विरोधाभास और विडंबना से जब तक इस देश को उबारा न जा सकेगा, मुझे लगता है कि न तो कर्पूरी ठाकुर का पूरा सम्मान, न तो चौधरी चरण सिंह का सम्मान। किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, अगर आज कर्पूरी ठाकुर होते तो वो किसानों के साथ खड़े होते। हाँ, किसान आंदोलन से इस बात के लिए जरूर उलझते कि बड़ी जोत वाले खेत के लोगों का आंदोलन है, छोटी जोत वालों का क्यों नहीं है। लेकिन वो ये नहीं कहते कि अगर छोटी जोत वाले किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो बड़े वाले भी न करें। वो ये नहीं कहते, वो ये कहते कि अच्छा वो वाले तो अपने इश्यू पर कर रहे हैं, चलो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों तुम भी तो सड़क पर उतरो, तुम्हारी किसानी भी तो चौपट हो रही है। आंदोलित करते, उन्हें ताकतवर करते, उन्हें संगठित करते, उन्हें जोड़ते, उन्हें बरगलाते नहीं कि इस किसान आंदोलन का विरोध करो क्योंकि ये थोड़े से जमींदार किसानों का आंदोलन है। कल को बैंक वाले अगर हड़ताल करें तो बाकी लोग उसका विरोध करो क्योंकि नहीं नहीं ये तो कर्मचारियों का आंदोलन है। शिक्षक छात्र आंदोलन करते हैं तो जो शिक्षा से बाहर के लोग हैं वो कहेंगे इससे हमारा क्या मतलब, ये तो पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन है। यही तो कर सत्ता चाहती है। सत्ता चाहती है कि आप बंटे रहें और एक के दर्द में दूसरा शामिल ना हो, जबकि देश बनता तब है जब एक के दर्द में दूसरा शामिल हो। इसलिए आज उत्तर भारत की राजनीति का सबसे केंद्रीय मुद्दा है नौजवान, किसान, इन सब के मुद्दों का केंद्रीय मुद्दा है जातिवार जनगणना, संविधान को बचाना। और इसके जरिए यह लड़ाई लड़ी जाए कि शिक्षा और रोजगार का मुद्दा, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। आप वोट इस पर देते हैं क्या साहब? मैं तो बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं।
आपको लगता है कि नहीं नहीं नेता का काम ये सब नहीं, नेता तो हमारे मंदिर बनवा दिया, अब उसके आगे पीछे कुछ भी चाहिए नहीं। जब नहीं कुछ चाहिए तो नहीं कुछ मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी महानायक का सम्मान इस बात पे होना चाहिए कि 2024 का चुनाव सामने है और इस समय अगर वो आज वो महानायक होता तो वो क्या कर रहा होता। आज अगर चौधरी चरण सिंह और आज अगर कर्पूरी ठाकुर होते तो वो क्या कर रहे होते। वो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ खड़े होते, एकदम क्लियर लाइन है। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी एक धर्म के और थोड़े एक कुछ एक जातियों के लोगों का भारत बनाना चाहती है, ताकत इनके पास रहे। बाकी इतने गरीब कमजोर मजलूम रहें, 5 किलो अनाज पर गुजारा करते रहें, परचेसिंग पावर इतनी रहे कि पेट भरते रहें, ताकि ऊपर हमारे दोस्तों का बिजनेस चलता रहे। शिक्षा उतनी ही पाएं जिससे डिग्री पा सकें, पढ़ सकें, कहीं आना जाना हो, हक न मांगने लगे, वो ये सवाल न करने लगे कि प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जमीन का मालिकाना हक बताओ एससी एसटी ओबीसी का कितना है। आज अगर कर्पूरी ठाकुर होते तो वो ये लड़ाई लड़ रहे होते। आज अगर कर्पूरी ठाकुर होते तो वो न्याय, समता, बंधुता का भारत बनाने की बात करते। आज अगर कर्पूरी ठाकुर होते तो कॉलर पकड़ करके पूछते कि बताओ सबसे बड़े ओबीसी कहने वाले देश के प्रधानमंत्री, लेटरल एंट्री से तुमने कितने ओबीसी को सेक्रेटरी रैंक पर पहुंचाया। आज कर्पूरी ठाकुर होते तो पूछ रहे होते कि 8,000 करोड़ रुपए के जहाज में उड़ते हो, 10 लाख का सूट पहनते हो और 12.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का एनपीए माफ कर देते हो, किसान का कर्जा नहीं माफ कर सकते। किसान की आय दोगुनी करने की बात कही थी तुमने, वो क्यों पूरा नहीं किया? उस गारंटी का क्या हुआ? कर्पूरी ठाकुर ईमानदार नेता का सवाल है। कर्पूरी ठाकुर उसूलों और सिद्धांतों पर डॉक्टर लोहिया से लड़ जाते थे। कर्पूरी ठाकुर बार बार ये कहते थे कि केवल 100 में 60 संसोपा ने बांधी गांठ, इतने से काम नहीं चलेगा, हक देना पड़ेगा। आज कर्पूरी ठाकुर होते तो कहते हक चाहिए प्रोफेसर में, डॉक्टर में, इंजीनियर में, वाइस चांसलर में, वकील में, सरकारी पदों में, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, जुडिशरी में, सबकी जितनी संख्या है उसको उतनी जगह मिले। मुझे लग रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को याद करना और उनके लोगों को यह बात समझ में आएगी कि आपके लोगों को आपकी जाति का एक नेता खड़ा करके कोई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वोट लेके चला जाएगा, कोई संविधान बदलने वाली पार्टी का आपकी जाति से आगे कर दिया जाएगा और उसी पार्टी का वोट लेकर चला जाएगा। कोई देश को बेचने वाली पार्टी की तरफ से आपकी जाति का व्यक्ति आपके आगे आएगा और आपकी जाति का नेता बनाने के चक्कर में आप उसको अपना वोट, अपने बच्चों का भविष्य गिरवी रख देंगे और उसके बाद शान से कहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने वाले के साथ हम। साहब किसी भारत रत्न के मोहताज नहीं है कर्पूरी ठाकुर। वो अपने काम से जो लकीर खींचनी थी इस देश के मुस्तकबिल को बदलने की, वो बदल कर चले गए और गालियां खाई थीं। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां भी आई। एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। आज भी वो मानसिकता है, आज भी वो लोग इस देश में हैं जो आरक्षण के नाम पर गाली देते हैं। आज भी इस देश में आरक्षण को कबूल नहीं किया गया और इस देश में एक सरकार ऐसी है जिसके दिल पर हाथ रख के पूछिए तो कहेगी कि जाति वाला आरक्षण खत्म करना चाहिए, केवल ईडब्ल्यूएस का आरक्षण होना चाहिए। और वही सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रही है क्योंकि उसे पता है कि इस देश की जनता इतने भर से खुश हो जाएगी और उनको वोट दे देगी। उस देश की जनता को शायद ये पता नहीं है कि इस वोट के लेने के पीछे उनसे क्या क्या छीन लिया गया। मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं, चुनाव चुनाव की तरह होते हैं। कोई 400 जीत जाए, कोई 800 सीटें जीत जाए, आप किस नाम पर वोट दे रहे हैं इसको देखिएगा। कहीं आपको आपके आसपास के लड़ने वाले लोग विलन बनाकर पेश कर दिए जाएं और कोई आपका असली विलन, वो 2 बिल्लियां लड़ रही थीं रोटी के लिए, दोनों बिल्ली थीं, एक ही परिवार के थीं, उनको लड़ता देख एक बंदर आया, उसने कहा तराजू मेरे पास है, मैं हिसाब करूंगा, एक तराजू पर दोनों तरफ के न्याय करूंगा कि दोनों तरफ तराजू पर रोटी रखा, जिधर रोटी ज़्यादा होती उधर से तोड़कर खा लेता, फिर दूसरी तरफ ज़्यादा होती इधर से तोड़कर खा लेता, और ऐसा करते करते पूरा बंदर रोटी सारी खा गया। दोनों बिल्लियों से कहा कि देखो मेरे न्याय पर तुम्हें यकीन नहीं था, मैंने दोनों को बराबर का भूखा मारा है, दोनों को नहीं मिला तो बिल्कुल नहीं मिला।
पहचानिए कौन आपका हक मार रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को क्रांतिकारी सलाम। सामाजिक न्याय को लड़ेंगे और बचाने की कोशिश करेंगे। संविधान है तो हमारे बच्चों का भविष्य होगा। बहुत शुक्रिया।